नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि अभी आरएएस के मेडिकल चल रहे हैं और 2024 के इंटरव्यू के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उनके बाद वापस से मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होगी। और हमारा भी अभी रिसेंटली मेडिकल कंप्लीट हुआ है, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो मुझे आरएएस मेडिकल का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो उस मेडिकल प्रोसेस पे समर्पित है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरी क्या प्रोसेस होती है और कितने दिनों में ये चीज़ कंप्लीट होती है। इस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो मेडिकल है वो मेडिकल 18 दिसंबर को मेरा मेडिकल हुआ। तो इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऐसी होती है कि आपको पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अलग अलग संभाग वाइज जो भी आपकी मेडिकल की लिस्ट है, जिन जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है वो लिस्ट आती है। वो लिस्ट आने के बाद में आपको एक मैसेज भी आता है और आपको एक फ़ोन कॉल भी आता है ताकि आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाए कि आपका सर मेडिकल है, आपको इस दिन आना है, इस तारीख को आपका मेडिकल है और इतनी बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अब ये होने के बाद में आपकी जो भी मेडिकल की जो डेट डिसाइड होती है उस दिन आपको मेडिकल के लिए पहुंचना होता है। अगर किसी रीज़न से आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उनसे, जो भी कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे आप संपर्क करके अपना इशू बता सकते हैं और मेडिकल को रीशेड्यूल करा सकते हैं। अब मैं ये बात करूँगा आपसे कि जब मेडिकल की डेट आ जाती है उसके बाद आपको जब तक मेडिकल नहीं होता ना तब तक आपकी जो भी डाइट है, आपका खाना पीना, आपका सोना, स्लीप, आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए। अच्छे से 8 घंटे की नींद लो, बॉडी रिलैक्स रहनी चाहिए, ठीक है, फालतू दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपनी बॉडी का आपको ध्यान रखना चाहिए उस टाइम के दौरान। और जो डॉक्यूमेंट्स मेडिकल के लिए बुलाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होता है कि एक तो वो आपसे एक एफिडेविट बनवाते हैं। वो उसका फॉर्मेट वो उनको दे, वो जो आपका जो मेडिकल का जो लेटर आता है उसके अंदर ही आपको मेडिकल वाला जो शपथ पत्र है वो मिल जाता है। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपके पास कोई, आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर तो नहीं हो रखी, कोई केस तो किसी थाने में दर्ज नहीं हो रखा है, कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लीन है या नहीं है। इस चीज़ को लेकर के एक एफिडेविट बनवाना होता है। आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाके वो एफिडेविट बनवा सकते हैं, उस पर अपने साइन करके उसे तैयार करवा दीजिए। वो एफिडेविट होता है 50 रुपये का, वो आपको बनवाना होता है। उस एफिडेविट के अलावा आपकी जो भी आईडी होती है, आप चाहें आधार ले जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर हम जो एप्लीकेशन फॉर्म लगाते हैं उसके अंदर हम आधार की आईडी लगाते हैं, या कोई दूसरी आईडी है वो आप लेके जा सकते हैं। वो आईडी ओरिजिनल और उसकी एक फ़ोटोकॉपी ये आपको साथ में लेके जानी है। उसके अलावा वो ऐसा बोलते हैं कि आपको 6 फ़ोटो, आपकी जो रिसेंट जो भी फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ लेके आनी है। अब हालांकि वहाँ पे 6 फ़ोटोज़ काम नहीं आती है, लेकिन जस्ट इन केस काम आई जाए तो आप 6 क्या 10 फ़ोटो ले जाओ। अपने को सेफ़ रहना है, अपने को कमी नहीं रखनी है अपनी चीज़ों के अंदर ना, तो आप फ़ोटोज़ भी ले करके जाएं। उसके साथ में आपका जो भी या तो आपका मेंस का एडमिट कार्ड या फिर आपका जो भी इंटरव्यू लेटर वाला जो आपके पास जो पीडीएफ होता है वो पीडीएफ की आप फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर के जाएं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रख देने हैं, 1 दिन 2 दिन पहले ही तैयार करके रख दो, ताकि आपको जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन आपको कोई हड़बड़ी ना हो, कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, उनको तैयार करके रखें। उसके बाद में मेडिकल के दिन के लिए तैयार रहें। अब मेडिकल के दिन क्या प्रोसेस होती है, उसमें ऐसे होता है कि आपको बुलाया जाता है प्रत्येक संभागीय स्तर पर। जैसे मेरा अजमेर संभाग लगता है, तो अजमेर संभाग की जो हमें रिपोर्टिंग टाइम थी वो थी 8:30 बजे। और मेरे ख्याल से जो दूसरे संभाग हैं, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर, ये जो दूसरे संभाग है वहाँ भी टाइमिंग यही है, 8:30 बजे बुलाया जाता है। आप पहले ही टाइम से पहुँच जाएँ, 8 बजे के आसपास ही पहुँच जाएँ, ताकि आपकी जल्दबाजी में चीज़ें ना हो, आराम से आप पहुँचे उस जगह पे अपने आप को ठीक से रख पाएँ। जाने के बाद में क्या होता है कि आपको ओपीडी से एक पर्ची निकलवानी होती है, जो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और वो पर्ची आती है। उस पर्ची के ऊपर ये काम होता है कि आप जिस जिस भी मेडिकल के दौरान जिस जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो डॉक्टर क्या चीज़ रिकमेंड करता है, क्या चीज़ लिखता है, आपको एक्सरे के लिए बोलता है या क्या करता है, वो चीज़ें उसके ऊपर लिखी जाती है, उसकी क्या फाइंडिंग्स रही है, वो चीज़ आपके उस टाइम पे काम आती है। तो आपको वो लेके जानी है।
उसके लिए आपको अपनी जो एक आइडेंटिटी कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी होती है वो वहाँ पे जमा करानी होती है, वो वापस दे देते हैं आपको। फिर जब आपने पर्ची भी ले ली और जब आप उस जगह पे जाते हो हॉस्पिटल में, और हमें तो एक ही रूम था, उसी रूम के अंदर हमारे सारे टेस्ट वगैरह सब उसी जगह पे हो गए थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, मैं अपने संभाग की बात कर रहा हूँ। एक मेडिकल हॉल था पूरा, वहाँ पे हमें लाइन वाइज उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद में वन बाय वन वो हमें बुलाते गए, वन बाय वन हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहे कि शपथ पत्र जो भी एफिडेविट है वो, आधार कार्ड, हम जो फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो चेक किया, आपके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं वो लिए जाते हैं, और उसके बाद में आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं और 2 एनेक्सर दिए जाते हैं। उन फॉर्म के अंदर ये डिटेल देनी होती है कि आपका नाम वगैरह, आपके कोई पिछला कुछ केस तो नहीं है, या कुछ बीमारी वगैरह पहले तो नहीं है, या कि आपकी पहले कोई मेडिकल पहले हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो इन चीज़ को लेके छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन वाला एक फॉर्म होता है और 2 एनेक्सर होते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि जो मेडिकल बोर्ड है वो क्या रिकमेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस के लिए फ़िट हो या नहीं हो, वो चीज़ उस पर साइन करता है। तो वो आपको भरने होते हैं, वो आप भर के तैयार रखें। वो भरने के बाद में वो उन्होंने हमें एक जो मेडिकल बेड लगे हुए होते हैं हॉस्पिटल में, उन पर उन्होंने हमें बिठा दिया और वन बाय वन करके हमारे जो ब्लड सैंपल है वो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद में वो हमें, उससे पहले क्या होता है कि बहुत सारी स्लिप देते हैं, वो स्लिप जो होती है हमें साथ में लेके जानी पड़ती है, जो भी हमारी चीज़ें होती है वो वहाँ पे हमें देनी पड़ती है। तो ब्लड सैंपल वाली स्लिप हमें देनी पड़ती है और वो हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं। उसके बाद में यूरिन सैंपल वाली जो स्लिप होती है वो देते हैं। फिर यूरिन सैंपल के लिए वो हमें बोलते हैं कि आप जा कर के अपना यूरिन सैंपल लेके आइए और इस स्लिप को यहाँ पे रख दीजिए। ब्लड सैंपल हो गया और यूरिन सैंपल हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो हुई है हमारी, वो ये हुई है कि हमें भेजा गया था ईसीजी के लिए। ईसीजी में चेक करना होता है कि आपकी हार्ट बीट वगैरह जो है वो कैसे, क्या प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपकी वो नॉर्मल आनी चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं आती है तो आप थोड़ा सा घूम के, हल्का सा पानी पी के, अपने आप को रिलैक्स करके एक बार वापस चेक करवा सकते हैं और नॉर्मल ही आएगी। मतलब ऐसा है कि ऐसी ईसीजी अगर में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो बाद में आपको रेकमेंड करते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। नॉर्मल आ जाती है ईसीजी में, इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ईसीजी करवाने के बाद में हमें जो ऑर्थो वाले डॉक्टर हैं, हमें उनके पास भेजा गया। वो ये सब चेक करते हैं कि आपके नोकनी है या नहीं है, आपकी हड्डियों में, आपकी एल्बो में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको नीचे बिठा के देखते हैं, वापस स्पीड से खड़ा करते हैं ताकि बोन का चेक करते हैं कि भाई किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। पहले से पूछते हैं कि आपको कुछ फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो रखा है। तो इस तरीके की चीज़ें चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि हमें इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर एक्सरे के लिए हमें रेकमेंड करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए, तो वो उसके लिए आपको रेफ़र कर देते हैं। वो जो ओपीडी वाली जो पर्ची होती है उस पर लिख देते हैं। उसके बाद में जो ईएनटी वाले डॉक्टर हैं, ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाना होता है। वो आपका जो भी कान वगैरह है, ये चीज़ें इनको अच्छे से चेक करते हैं। अगर उसमें कोई उनको दिक्कत लगती है तो वो रेफ़र कर देते हैं। फिर जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, जैसे इंटेस्टाइन, किडनी वगैरह, बाहर की जो चीज़ें हैं, और आपके जो भी जेनिटल्स वगैरह हैं, उसके चेकअप के लिए एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर आपको चेक करता है, आपसे पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके बाद में उसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर हमें भेजा जाता है कि आपके जो एक्सरे वगैरह हैं, जो चेस्ट का एक्सरे होता है वो एक्सरे करवाया जाता है। उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ा था, चेस्ट का एक्सरे करवाया था। और जो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके एल्बो में या नी में कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी उनको वो एक्सरे करवाने के लिए भेजा जाता है। वो करवाने के बाद में हम आते हैं ऊपर आने के बाद में हमारा जो आई विज़न है, आई विज़न का टेस्ट जो होता है वो काफ़ी सीरियसली होता है। उसके अंदर आपका जो डिस्टेंस का जो विज़न है वो चेक किया जाता है। आपका नियर विज़न कैसा है, आपका कलर विज़न कैसा है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं, या फिर आपकी आँखों में ग्लोकोमा, कैटरेक्ट वगैरह इस तरीके की बीमारियाँ तो नहीं हैं। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद में उनको भी जो भी चीज़ें लगती है वो उसके अंदर ओपीडी वाली पर्ची में नोट करते जाते हैं। ये करने के बाद में जब आपका एक्सरे वगैरह आ जाता है, एक्सरे की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में जो जनरल मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं वो आपका नॉर्मल आपका बीपी चेक करते हैं, आपका चेस्ट का एक्सरे देखते हैं कि कुछ टीबी वगैरह की इस तरह की क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है। वो करने के बाद में आपकी सारी चीज़ें हो जाती है। फिर
जब तक ये सब हो रहा होता है तब तक आपकी रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट आ जाती है। मतलब मेरे ख्याल से ये सारी प्रोसेस होते होते 1 से 2 बज जाते हैं, और तब तक आपकी जो रिपोर्ट्स होती है ब्लड वाली, यूरिन वाली, आपकी एक्सरे वाली, कुछ जो भी डिटेल्स होती है वो सारी रिपोर्ट्स आ जाती है। उसके बाद आपकी जो भी हाइट, चेस्ट, वेट कितना है, ये चीज़ें भी चेक की जाती है, उनको नोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आने के बाद में आपके सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सारी रिपोर्ट्स आ गई। इसके बाद आपने जो इनिशियली जो 2 फॉर्म भरे थे जिसमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या वो उनका जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है वो लिखते हैं, उसके लिए आपको पर्टिकुलर हर डॉक्टर के पास जाना होता है। वो डॉक्टर जो है आपकी जो भी फाइंडिंग्स आई है उसको उसमें नोट करते हैं, और उनकी जो भी सील और सिग्नेचर होते हैं वो वहाँ पे करते हैं। ये आपको मेक श्योर करना होता है कि जितने भी डॉक्टर्स ने आपको देखा है उन सभी के सील और सिग्नेचर आपके फॉर्म पे होने चाहिए। फॉर्म पे जो मेरे ख्याल से 6 जगह होती है वहाँ पे वो सिग्नेचर और सील लगती है। वो अगर नहीं हुई तो आपका जो रिपोर्ट है वो अधूरी मानी जाएगी। तो वो मेक श्योर करें कि आपका वो कंप्लीट हो, हर डॉक्टर के आपके साइन हो, सिग्नेचर हो, सील हो, ठीक है। और उसके अलावा जो ये सब प्रोसेस हो गई है, इस प्रोसेस के बाद में क्या होता है कि आपके जो लास्ट में जो 2 एनेक्सर दिए जाते हैं, वो एनेक्सर जो हैं उसके अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज होती है कि आप कौन सी सर्विस के लिए फ़िट हो, कौन सी सर्विस के लिए अनफिट हो। उसमें वो ये रेकमेंड कर देते हैं कि ये फ़िट फॉर ऑल सर्विसेज है, या अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज है, या फ़िट फॉर नॉन टेक्निकल सर्विसेज है, या फ़िट फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज। ये इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज होती है। आपकी जो भी फाइंडिंग्स आती है उस फाइंडिंग्स के जो भी अनुसार आपकी जो भी रिमार्क होता है वो रिमार्क वो लगा देते हैं वहीं पे। इसके बाद में क्या होता है कि अगर ऐसा हो गया कि किसी व्यक्ति की फाइंडिंग्स आई और कुछ में कुछ डाउटफुल लगा, या एक और टेस्ट करने के लिए बोल दिया, मान लो उनको लगा कि कुछ क्रिटिकल कंडीशन है और इसके बारे में हमें जानना है, तो उसके लिए वो आपको क्या करते हैं कि 1 दिन का और समय देते हैं, आपको नेक्स्ट डे वापस बुलाते हैं, आपसे वो चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं, जो भी उसकी प्रोसेस होती है, जो भी टेस्ट करवाने होते हैं वो कंप्लीट करवाते हैं। और उसके बाद में आप ऊपर जाके उनको जो भी फाइंडिंग्स होती है वो उनको दे दो, उनको बता दो कि ये हमारी फाइंडिंग्स रही है। उसके बाद में आपका मेडिकल प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होते होते 4 से 5 बज जाते हैं। अब तब तक आप क्या है कि या तो सुबह हमें खाली पेट जाना होता है, तो आप बीच में क्या करेंगे, जब तक आपका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल वगैरह नहीं लिया जाता तब तक आपको कुछ नहीं खाना होता है। आपकी ईसीजी वगैरह सब हो जाए लगभग 12-1 बजे के आसपास, आप थोड़ा सा कुछ बाहर जाके जूस, हल्का फुल्का छोटा मोटा नाश्ता जो है वो आप कर सकते हैं, और वो करने के बाद में आप वापस आएंगे ऊपर। और जब तक आपकी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है वो आपको फ्री नहीं करेंगे। सभी बच्चों के साइन देखे जाते हैं, सभी बच्चों के जो फॉर्म है उस पर डॉक्टर के सील सिग्नेचर कंप्लीट देखे जाते हैं। आपका जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सी सर्विस के लिए आप फिट बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, ये चीज़ें करी जाती है। और जब सबका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आपका मेडिकल कंप्लीट हुआ, अब आप जा सकते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा जो मेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस होता है। अब अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। जनरली ये होता है कि जो भी टेक्निकल सर्विसेज होती है, टेक्निकल सर्विसेज में जो पब्लिक सेफ्टी वाली जो सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस देखा जाता है। उसमें वो ये चेक करते हैं कि आपके कुछ क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, आपके कलर विजन की दिक्कत तो नहीं है, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस की तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को देखा जाता है। तो इन चीज़ों में अगर आप फिट हो तो वो आपको सभी के लिए फ़िट कर देते हैं। अगर इनमें नहीं होते हो तो आपका जो रिमार्क लगता है वो ये लगता है कि आप फिट फॉर नॉन टेक्निकल सर्विसेज। ये आपका रिमार्क इस तरीके से लगता है। अब जो भी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, वो उस रिक्वायरमेंट की उन्होंने एक पीडीएफ दे रखी है। वो पीडीएफ में क्या करूँगा कि टेलीग्राम वाला जो मेरा पेज है उस पर मैं वो पीडीएफ डाल दूँगा, तो आप जाके उस पर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है और उसके अंदर किस तरीके से आपको फिट और अनफिट का क्राइटेरिया होता है, वो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके का प्रोसेस होता है और हमारा क्या प्रोसेस हुआ था। और थोड़ा बहुत अलग अलग संभाग वाइज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कुछ जगह पे 2 दिन में मेडिकल कंप्लीट हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। आप तैयार रहें कि आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। तो ये पूरा मेडिकल का प्रोसेस रहा है। और मतलब
ज़्यादा कुछ इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, मतलब मेडिकल काफ़ी इजी प्रोसेस होता है। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, आप ग्रुप में होते हैं, बात करते रहते हैं, तो पता भी नहीं लगता कि मेडिकल हो गया। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से शांति से जाएं और हल्का फुल्का जो नींद वगैरह है वो अच्छे से लेके जाएं अच्छे से, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, आने वाले जो भी मेडिकल होंगे उनमें अभी भी जो चल रहे हैं और जो भी नेक्स्ट वैकेंसी वाले जो मेडिकल होंगे उसमें ये वीडियो आपको थोड़ा सा मदद कर देगा। और बाकी जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स वाले जो पीडीएफ है वो मैंने जैसा कि बोल ही दिया है कि मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।